नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। राहुल अखिलेश की बजट वाली लड़ाई हिंदुओं को बांटने पर क्यों आई। जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल और अखिलेश जाति पूछने पर क्यों भड़क गए भाई। इंडी गठबंधन का प्लान तैयार, हिंदू जितना बटेगा मोदी का वोट उतना कटेगा। आज इसके बारे में विस्तार से बताऊं। पीएम मोदी ने आज बजट पर इंडी के झूठ के धागे कैसे खोल दिए ये भी लेकर आया हूं। और केजरीवाल के लिए आंसू बहा आए लेकिन 5 किलोमीटर दूर छात्रों से मिलने ना जा सके इंडी गठबंधन वाले। दिल्ली में बच्चों की मौत पर टीम केजरीवाल ने आज तो हद ही कर दी, वो भी आपको दिखाऊंगा। शराब घोटाले में केजरीवाल के किस साथी ने सारे राज खोल दिए, आज इसका भी चैप्टर है। इसके अलावा अखिलेश दिल्ली में, उधर यूपी विधानसभा में योगी ने चच्चा को गच्चा पर घेर दिया। लव जिहाद पर योगी का ऐसा प्रहार, अब धर्म परिवर्तन पर फुल स्टॉप लगेगा क्या। और फिर आपसे जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, 8,500 करोड़ की कमाई। बैंकों ने आपके अकाउंट से भी तो पैसा नहीं काट लिया है, यह खबर जरूर देखिएगा। इनकम टैक्स पर वो खबर जिसे देखकर बड़ा शौक लगेगा, आज वो चैप्टर भी लाया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। झारखंड में जमशेदपुर के पास हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसे की वजह से इस रूट से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 10-10 लाख और घायलों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के साथ आए मलबे में 4 गांव दब गए। इलाके के घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गईं। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आर्मी के 200 से ज्यादा जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। एयरफोर्स के भी 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो लैंड नहीं कर पाए। खबर है कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वायनाड पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर नवाब मलिक को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक की नियमित जमानत की याचिका पर फैसला आने तक मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत जो मिली है वो जारी रहेगी। फरवरी 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी और 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को अंतरिम जमानत दी थी। भारतीय शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। आज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, राहुल और अखिलेश की बजट वाली लड़ाई हिंदुओं को बांटने पर क्यों आई। जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल अखिलेश जाति पूछने पर क्यों भड़क गए भाई। इंडी का प्लान तैयार, हिंदू जितना बटेगा मोदी का वोट उतना कटेगा क्या। और पीएम मोदी ने आज बजट पर इंडी के झूठ के धागे कैसे खोल दिए, सबसे पहले इसका चैप्टर। विपक्ष बीते 10 साल से नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए सारे हथकंडे आजमा चुके। 2024 के चुनाव के बाद उसे थोड़ी बहुत जो उम्मीद की किरण नजर आई वो इन बातों में नजर आई कि झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति में, और दूसरा हिंदुओं का वोट बांटने की राजनीति। इंडी गठबंधन को लगता है कि मुसलमान का वोट तो बल्क में मिल ही जाता है, लेकिन मोदी नाम का किला तब तक नहीं गिरेगा जब तक हिंदू का वोट नहीं बटेगा। और इसलिए आप देखिए कि इंडी गठबंधन का डेस्परेशन आज इस लेवल पर चला गया कि संसद में बजट सत्र की चर्चा भी जातियों पर घुमा दी गई, जो शायद ही आज तक आजाद भारत के इतिहास में हुआ हो। और जब बीजेपी ने जाति का मुद्दा उठाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया तो संसद में बवाल मचा दिए लोग। जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आज एकदम फायर हो गए। इतनी आग लग गई उनके अंदर कि धुआं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिख रहा होगा मानो। आज आपको संसद की सारी बातें विस्तार से बताऊंगा, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और कैसे पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के बजट वाले झूठ के धागे खोले ये भी दिखाऊंगा। लेकिन जाति वाले कार्ड पर आज संसद में क्या बवाल हुआ है, पहले ये देखिए।
भाई सबकी शुरुआत इंडी गठबंधन के नेताओं ने की थी, जब वो पिछले 2 दिन में बजट की पूरी चर्चा को जाति पर घुमा कर ले आए। कहां तो बजट पे बात करनी थी, लेकिन कहां ये लोग बात करने लगे कि बजट का हलवा जो अफसर तैयार करते हैं वो किस जाति के हैं, बजट का हलवा किस जाति के लोगों में बढ़ता है, वगैरह वगैरह। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या इंडी गठबंधन का कोई और नेता, सारे उसी जाति वाली लाइन पर चल रहे हैं। जातिगत जनगणना तो हम करा के रहेंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता। इनका इकलौता मकसद यही दिखता है कि हिंदू वोटों को जातियों में तोड़ा जाए और इसके सहारे नरेंद्र मोदी की उस राजनीति में तोड़फोड़ की जाए जो राजनीति हिंदू समाज को जातियों में नहीं बल्कि एकजुट होकर देखती है। कल राहुल गांधी के बजट के हलवे में जाति ढूंढने से यह सब शुरू हुआ और आज संसद में बड़े बवाल में कैसे बदल गया, यह देखने से पहले देखिए कि कल क्या हुआ था और उसका आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब। इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले आज खुद की जाति पर बात आई तो कैसे फट पड़े। मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। वो भी पीछे चल गया। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जाकर के हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। मैं पूछ रही हूं तब बाय दैट टाइम, क्योंकि our leader of the opposition by that time was a full active leader, उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता। क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना। वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया। मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए। राहुल गांधी की बातों को सुनकर इतना तो समझ में आ जाता है कि राजनीति हलवा नहीं है, सबके बस की बात। लेकिन क्या कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो मन में आता है बोलते हैं। जो लोग बजट के हलवे में भी जाति देख रहे हैं, उनकी राजनीति समझिए। उनकी सीधे सीधे समझ में यह आ रहा है कि वो जब जाति की ही राजनीति अब करना चाहते हैं और जब तक जाति में चीजें नहीं बटेंगी, हिंदू का वोट भी नहीं बट पाएगा और तब तक नरेंद्र मोदी को ये लोग नहीं हरा पाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि अगर कोई गलती से भी इन लोगों की जाति पूछ ले या इनकी जाति का जिक्र भी कर दे, अरे बाप रे बाप, एकदम बवाल कि कैसे पूछ लिए तू। आज संसद में हुआ भाई, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बस इतना पूछ लिया कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी जाति क्या है। इस बात पर लोकसभा में इंडी गठबंधन के नेता भड़क गए। राहुल गांधी तो बोले कि गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव भयंकर गुस्से में आ गए। पहले देखिए अनुराग ठाकुर के बयान पर कैसे हंगामा मच गया, फिर आपको अखिलेश यादव का भी गुस्सा दिखाऊंगा। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि
महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। अरे आप क्यों माफी मांगेंगे अगर आप आहत हो रहे हैं? और जो लोग जातिगत जनगणना के जरिए सबकी जाति पूछ लेना चाहते हैं, वो अपनी जाति पर कुछ सुनना तक नहीं चाहते। इस मामले को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि संसद के बाहर भी इंडी गठबंधन इसे लेकर माहौल बना रहा है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। क्या आप देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है। अगर देश की 80% जनता जातिगत जनगणना चाहती ना मैडम, तो 543 में से 80% सीटें कांग्रेस को आती, 99 नहीं आती। तो आप 80% की आवाज नहीं है, कांग्रेस पार्टी 80% की आवाज नहीं है। और राहुल गांधी की बात करना, उनकी जाति की बात करना 80% लोगों का अपना अपमान नहीं है। लेकिन बात राहुल गांधी को कही गई और संसद में पारा हाई अखिलेश यादव तक का हो गया। वो अनुराग ठाकुर पे भड़क गए कि जाति कैसे पूछ सकते हो। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को कितना फायर हो गया आज। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछ सकते। कैसे जाति पूछ ली? देश की जाति पूछकर जातिगत जनगणना कराने वाले जाति कैसे पूछ ली, ये कह रहे हैं। आप देखिए, गलती से भी जाति पूछने पर इतना भड़क रहे हैं ये लोग, और वो खुद कैसे दूसरों की जाति पूछने से पहले हिचकते नहीं हैं, ये भी देखिए। उन्हें दूसरों की जाति पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल और अखिलेश कैसे लोगों की जाति पूछते रहते हैं। आप उनके पुराने बयान सुनिए। मतलब वो किसी से भी पूछ सकते हैं, उनसे कोई जाति नहीं पूछ सकता। फिर वो कहेंगे कि तुमने जाति कैसे पूछ ली, लेकिन वो पूछ सकते हैं। देखिए उनका पुराना बयान देखिए। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको। मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। तो जाति पूछना भी एक प्रिविलेज हो गया है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो जाति पूछ सकते हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछ सकता। ये फिर पूछेंगे कि तुमने पूछ कैसे लिया। संसद में अखिलेश यादव को इतना गुस्से में शायद ही पहले देखा गया। बहुत लोग समझ नहीं पाए कि जो बात राहुल गांधी को कही गई उस पर अखिलेश इतना क्यों भड़क गए। क्या ये याराने की वजह से है, या फिर आज अखिलेश यादव पहले से अनुराग ठाकुर की बातों को दिल में लिए भरे बैठे थे, इसलिए आज गुस्सा निकल गया? क्योंकि आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर की लोकसभा में पहले ही भिड़ंत हो चुकी थी। देखिए संसद में अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच क्या हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है। मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले। अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था
मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? चैल जानते हैं आप कहां है? चैल जानते हैं आप कहां है? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय परमवीर चक्र आग्रह कर रही हूं, आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? तो ये टकराव पहले ही हो चुका था, लेकिन इस टकराव के बीच अखिलेश यादव ने कम से कम ये तो मान लिया कि साल 2 साल बाद जब उनकी सरकार आई, तो जो लोग अभी बजट सत्र में ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिरवा रहे थे, अब वो साल 2 साल पर आ गए। करते करते धीरे धीरे 5 साल पे भी शायद आ जाएंगे। लेकिन संसद में ऐसा टकराव देखकर लग रहा था कि जैसे नेताओं ने लड़ाई को पर्सनल ले लिया है। बात यहां पर्सनल लड़ाई की नहीं है बॉस। इंडी गठबंधन के नेता देश में यह माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को कुछ नहीं मिल रहा। बजट को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐसी बात की थी कि देश का हलवा 95% लोगों को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उन्हें पिछड़े और दलित की हिस्सेदारी काफी कम है। लेकिन आज वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस तरह की बातें करने वालों को ना तो बजट की समझ है और ना ही बजट बनाने वालों की मेहनत के बारे में उन्हें कुछ भी पता है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट से पहले हलवा सेरेमनी की प्रथा बहुत पुरानी है। यह हलवा सेरेमनी वो लोग आयोजित करते हैं जो बजट को बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो स्टाफ बजट बनाता है वो कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कटा रहता है। ये लोग कई दिनों तक घर तक नहीं जाते, किसी से बातचीत तक नहीं करते, मोबाइल का इस्तेमाल भी बंद होता है, परिवार से दूर रहते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट की गोपनीयता बनी रहे। जब बजट तैयार होता है तो जो खुद स्टाफ मिलकर हलवा बनाता है, और यह हलवा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस देश में शुभ काम करने से पहले मुंह मीठा करने की प्रथा है। वित्त मंत्री ने बजट बनाने वाले 2 स्टाफों का जिक्र किया। बताया कि एक प्रिंटिंग प्रेस के डिप्टी मैनेजर थे जो बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे। इस दौरान उन्हें उनके पिता के निधन की खबर मिली, लेकिन वो अपना काम छोड़कर नहीं गए। जब तक बजट बना नहीं तब तक वो बाहर नहीं आए। इसी तरह एक और स्टाफ है, उनके बेटे का निधन हो गया, लेकिन वो भी बजट का काम बीच में छोड़कर नहीं गए। बॉस, लोग इस मेहनत से बजट बनाते हैं और राहुल गांधी उसमें भी जाति ढूंढ रहे हैं। इस तरह के सेंटिमेंट जुड़े हैं बजट बनाने वाले लोगों के अपने काम से, और आप उसकी जाति पूछ रहे हो। ऐसे लोग जो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं, उन्हें आप जाति के ब्लॉक्स में बांट देना चाहते हो ताकि नरेंद्र मोदी का वोट कट जाए। बस इतनी भर की आपकी दृष्टि है। आज संसद में सबसे ट्रेंडिंग शब्द हलवा ही रहा। राहुल गांधी कल हलवा हलवा कर रहे थे। आज बीजेपी ने पूछ लिया कि कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार का हलवा बट रहा था वो किसे मिला। सुनिए अनुराग ठाकुर को, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने आज कैसे बजट पर विपक्ष को बेनकाब किया। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी। जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? तो हलवे का जवाब हलवे से दिया गया, लेकिन उसमें थोड़ा हलवा भी हो गया कि चारा घोटाले वाला, आरजेडी वाला हलवा भी वो कांग्रेस के खाते में लोग घुसा दिए। खैर, जब से बजट आया है तब से इंडी गठबंधन वाले एक और झूठ फैला रहे हैं।
इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं का बजट कम कर दिया, जबकि सच क्या है? यह आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के अंदर पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं का बजट पिछले साल से कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए पिछले साल यानी 2023-24 में बजट था 1,59,148 करोड़। इस साल ये 1,65,493 करोड़ है, यानी 6,345 करोड़ रुपए बढ़ गया। इसी तरह से आदिवासियों के लिए पिछले साल 1,19,706 करोड़ रुपए का बजट था, जो इस साल 1,24,909 करोड़ हो गया, यानी करीब 5,203 करोड़ रुपए की बढ़त। महिलाओं के लिए पिछले साल 2,38,220 करोड़ रुपए का बजट था, इस साल 3,27,158 करोड़ रुपए का बजट है, यानी करीब 88,938 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए। लेकिन विपक्ष को मैंने आपको कहा ना, दो चीजों में उम्मीद की किरण दिख रही है। एक तो भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, और दूसरा जातिगत जनगणना की बात करो, क्योंकि जब तक हिंदू का वोट बटेगा नहीं, नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुकेगा नहीं। लोकसभा के अलावा आज राज्यसभा में भी हलवा की खूब चर्चा। बीजेपी के तेज तर्रार सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग सालों से सत्ता का हलवा खा रहे हैं और जनता को बलुआ खिला रहे हैं, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताऊंगा बजट पर पीएम मोदी ने क्या कहा है। ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। बजट पर इंडी गठबंधन जिस तरह की भ्रम की राजनीति कर रहा है, आज उसकी पोल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खोली। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से पोस्ट बजट सेशन में आज प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने पीएम मोदी ने बजट पर क्लियर पिक्चर रखी। पीएम ने बताया कि यूपीए सरकार ने साल 2014 में जो आखिरी बजट पेश किया था, देश का बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि उनकी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार का मौजूदा बजट 3 गुना ज्यादा बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। पीएम ने बताया कि साल 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट करीब 90,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। 10 साल सरकार चलाने के बाद मनमोहन सरकार 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में यह कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी यूपीए सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 गुना बढ़ा पाई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार उसे ऑलरेडी 5 गुना बढ़ा चुकी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल वो खर्च होता है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, सड़क वगैरह वगैरह बनाने में खर्च करती है, जिससे देश के विकास को गति मिलती है। तो नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं कि ये लोग देश के निर्माण के लिए बहुत हाथ पैर मारे तो 10 साल में 2 लाख करोड़ तक पैसा निकाल के दे पाए कि लो इतना में जो बनाना है देश में बना लो। और वो कह रहे हैं कि भैया 2 लाख करोड़ पे छोड़ के गए थे, हम 11 लाख करोड़ रुपया जेब से निकाल रहे हैं और लगा रहे हैं देश को बनाने के नाम पर। और ये कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों को दिखाकर लोगों को यह समझाया कि जो लोग बजट को लेकर उनकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट कम कर दिया, वो खुद देख लें कि जब से उनकी सरकार है तब से कैसे देश के बजट का साइज बढ़ता चला गया। नरेंद्र मोदी ने आज एक उदाहरण के साथ बताया कि मनमोहन सरकार में कैसे बजट को चमकाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया जाता था, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरती। सुनिए पीएम ने क्या याद दिलाया आज, फिर बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किस सेक्टर का कितना बजट बढ़ा है। अब जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है जिसका वजन कम हो, लेकिन उसके शरीर में किसी बीमारी के कारण सूजन आए और पहले की तुलना में जरा कपड़े छोटे होने लग जाए, लेकिन क्या उसको हम हेल्दी कहेंगे? क्या वो तंदुरुस्त है ऐसा मानेंगे क्या? वो देखने में भले ही बहुत स्वस्थ लगे, लेकिन हकीकत में तो वो कमजोर होता ही है।
2014 से पहले के बजट का भी ऐसा ही हाल था। तब बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए की जाती थी कि दिखाया जा सके कि अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बजट में जो घोषणाएं होती थी वो भी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाती थी। बजट को लेकर इंडी गठबंधन ये आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ 2 राज्यों को सब दे दिया, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी ने इस पर भी जवाब दिया और बताया कि कैसे उनकी सरकार में हर सेक्टर में बजट बढ़ा। सुनिए पीएम। आप अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे तो भी आपको सटीक अंदाजा मिलेगा कि आज भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है, हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है, एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजट 2 गुने से अधिक बढ़ाया है। पीएम मोदी ने आज यह भी बताया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात आप देखेंगे तो बाहरी चैलेंज के बावजूद हमारा देश तेजी से ग्रोथ कर रहा है। दूसरे देशों में लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन है और भारत में इसके उलट हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन। लेकिन फिर भी इस देश में भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति चल रही है। और उससे भी बड़ी बात, हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने का जो प्रयास हो रहा है यह बहुत खतरनाक है। लेकिन खतरनाक पॉलिटिक्स की जब बात कर रहा हूं तो अगला चैप्टर भी देखिए। केजरीवाल के लिए आंसू बहा है, लेकिन 6 किलोमीटर दूर छात्रों से मिलने ना जा सके इंडी गठबंधन वाले। दिल्ली में बच्चों की मौत पर टीम केजरीवाल ने आज तो हद ही कर दी। और शराब घोटाले में केजरीवाल के किस साथी ने सारे राज खोल दिए, अब इसका चैप्टर। आज इस चैप्टर की शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ कर रहा हूं। 2 प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दोनों प्रदर्शन दिल्ली में हुए, दोनों के बीच 6 किलोमीटर की दूरी का फासला था बस। लेकिन दोनों की अहमियत इस देश के विपक्ष के लिए क्या है, आज आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। एक प्रदर्शन दिल्ली के उन छात्रों का है जो बेसमेंट में पानी भरने से मारे गए 3 बच्चों की मौत के बाद से पिछले 3 दिन से भूखे प्यासे सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने लिए सुरक्षित माहौल और गुनहगारों की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस देश के बड़े बड़े नेताओं को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता कि ये छात्र क्या चाहते हैं, और इसलिए वहां कोई गया ही नहीं। दूसरा प्रदर्शन आज केजरीवाल जी की गिरती सेहत की चिंता में हुआ है। जिन नेताओं को छात्रों के मरने तक से फर्क नहीं पड़ता, वो केजरीवाल के गिरते वजन को लेकर इतने चिंतित हो गए कि आज जंतर मंतर पर बैठ गए साथ में और केजरीवाल के लिए आंसू बहा के आ गए। मतलब छात्र की मौत पे प्रायोरिटी नहीं है, केजरीवाल जी जेल में कितना 2 किलो 1 किलो वजन कम हो गया, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 छात्रों की मौत पर जिन नेताओं की आंख से एक आंसू की बूंद नहीं गिरी, वो आज केजरीवाल की सेहत को लेकर आंसू बहा रहे थे। हम तो छात्रों की भी बात करेंगे, उनका दर्द भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज पूरा इंडी गठबंधन कैसे जंतर मंतर पर जमा हो गया। केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेस, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, भगवंत मान, लेफ्ट की पार्टियां, संजय राउत, शरद पवार सब पहुंच गए। इन सभी के अंदर बड़ा दुख है कि केजरीवाल को फंसाया गया है और केजरीवाल की सेहत खराब होती जा रही है। इंडी गठबंधन की रैली से जमकर राजनीति की गई। आरोप लगाए गए कि मोदी सरकार केजरीवाल की हत्या करना चाहती है। जरा एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं को सुन लीजिए, फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे आज इन लोगों ने हद कर दी। अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है, लेकिन आप देखिए कि किस लेवल पे ये पॉलिटिक्स चली गई है। इंडी गठबंधन के इस मन से जो बातें की गई उसे सुनकर आप चकरा जाएंगे कि भाई ये राजनीति हो रही है, कॉमेडी हो रही है। और पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान को ही सुन लीजिए। भगवंत मान तो केजरीवाल की बात करते हुए रुआंसे हो गए, मतलब ऑलमोस्ट रो ही पड़े। सुनिए भगवंत मान। कहां जाएं फिर हम?
सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहां जाएं, बता तो दो। कौन सी कोर्ट है, कहां जाएं, कौन सा वकील करें, बता तो दो। कसूर क्या हो गया, बता तो दो। क्या कसूर हो गया? स्कूल ही बना दिए यार। क्या कसूर हो गया यार? अस्पताल बना दिए यार। क्या कसूर हो गया यार? बिजली फ्री कर दी यार। भगवंत मान पूछ रहे हैं क्या कसूर हो गया। कसूर क्या हुआ ये तो पूरा चार्जशीट में लिख के दे दिया गया है कोर्ट को, लेकिन उनको शायद पता नहीं। जिस जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन की रैली हुई और केजरीवाल के समर्थन में बड़े बड़े दावे किए गए, मोदी सरकार पर हमला किया गया, उस जंतर मंतर से 6 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर ओल्ड राजेंद्र नगर पड़ता है। जंतर मंतर से ओल्ड राजेंद्र नगर की दूरी 5 किलोमीटर या 5.8 किलोमीटर है और जंतर मंतर से ओल्ड राजेंद्र नगर जाने में मात्र 16 मिनट का समय लगता है। क्या इंडी गठबंधन के नेता जो केजरीवाल के लिए जमा हो सकते हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर छात्रों से नहीं मिल सकते थे? ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले 3 दिन से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उमस भरी गर्मी में सड़क पर बैठे हैं। मामला दिल्ली का है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो इंडी गठबंधन के नेता उस मामले में ज्यादा सक्रिय ही नहीं है। कोई नहीं गया भाई। इंडी गठबंधन के नेता हादसे पर दुख तो जता रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का नाम तक नहीं ले पा रहे। और अब तो छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर देखिए और सोचिए कि क्या इन नेताओं को नहीं लगा कि वहां जाना चाहिए। हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्या उम्मीद है प्रशासन से? कब तक इस तरह से आप लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे? कि ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं 27 जुलाई की रात की बात है और आज 30 तारीख हो गई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही किसी भी छात्र को, जो हमारे 5 लोग मारे गए हैं भाई बहन, उनकी कंपनसेशन दिया गया है। प्रॉब्लम इसके अभी आने वाले सितंबर में मेंस हैं, नेक्स्ट ईयर मई में हम लोगों का नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हैं उन सबको चिंता बहुत है और दबाव बहुत है। पर संविधान की किताब लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि संविधान हमें राइट टू लाइफ आर्टिकल 21A के तहत हमें राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। और यहाँ पर जो जितने इंस्टीट्यूट हैं हमारे राइट टू लाइफ पे आघात कर रहे हैं। जो अवध ओझा जी इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं, दिव्य कृति जी इतने बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, आज कहाँ है वो? क्यों नहीं आ रहे यूथ के बीच में? एमसीडी की मेयर शैली ओबराय वो कहाँ है? वो कहाँ है? गायब है। केजरीवाल जी का है। वैसे आप लोग अपनी पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए चीजें करते हैं, लेकिन आज जब युवा की बारी आई तो आप गायब हो गए। और हम लोग वोट बैंक नहीं, हम लोग बाहर से आए हुए बस इसलिए, तो बहुत शर्म की बात है। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो पूरा इंडी अलायंस संविधान लहराता फिरता है, उनको छात्र भी संविधान के जरिए जवाब दे रहे हैं कि हम भी राइट टू लाइफ चाहते हैं। 3 दिन से बच्चे सड़क पर हैं, लेकिन इन बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की पूरी मशीनरी यह साबित करने में जुट गई है कि कोचिंग में जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं, जिम्मेदारी एमसीडी की नहीं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से हादसे की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के एलजी की है या फिर पीएम मोदी की है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दिल्ली में जितने कोचिंग चल रहे हैं वहां बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं या लाइब्रेरी, ये देखने का काम एलजी का है या फिर पीएम मोदी का है। तो ये किस लिए सत्ता में बैठे हैं बॉस? दीजिए इस्तीफा, घर पे बैठिए ना, अगर एलजी और मोदी को ही देखना है सब कुछ। दिल्ली में जहां भी नाले जाम है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है, उसे हटाने की जिम्मेदारी एलजी की है या पीएम मोदी की है। इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्रेडिट खाएंगे। और उसके बाद सवाल पूछ लीजिए तो सब मोदी से पूछो, हमसे मत पूछो। गजब की राजनीति कर रहे हैं बॉस। बच्चे मर गए, इस समय तो कम से कम थोड़ी संवेदना दिखा दीजिए। निर्लज्जता से सब डाल दो एलजी पर। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी की, एलजी को बर्खास्त करने के नारे लगाए। संजय सिंह के हाथ में पोस्टर था जिसमें लिखा था छात्रों की हत्या की जिम्मेदार बीजेपी है। सुनिए जरा संजय सिंह को, फिर आपको बताऊंगा केजरीवाल की वो सच्चाई जो इंडी गठबंधन के नेता भी शायद ही जानते हो। जो घटना हुई वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर हमारे मंत्री पहले से ही नालों की सफाई की बात कर रहे थे, अगर हम लोग पहले से ही इस बात के लिए प्रयासरत थे, उसको आपने जानबूझ के इसलिए नहीं होने दिया कि सरकार को बदनाम करना था, दिल्ली वालों का जीवन नरक में डालना था, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो सीधे सीधे एलजी की और मोदी सरकार की बनती है। अब आपको केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वो सच्चाई बताता हूं जो हैरान कर दी।
अरविंद केजरीवाल के लिए जमा हुए इंडी गठबंधन को भी शायद यह सच्चाई नहीं पता हो, और इसका खुलासा सोमवार को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान हुआ। सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में सोमवार को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। पिछले 1 महीने में केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत मिले। केजरीवाल के खिलाफ सबूत देने वालों में आम आदमी पार्टी के ही नेता शामिल हैं। यह सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ही आके बता रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या किया। सीबीआई दावा कर रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद नए सबूत मिले हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार अब सबूत दे रहे हैं। पंजाब से भी सबूत मिले हैं। सीबीआई ने यह भी कहा है कि जो लोग पहले सामने नहीं आ रहे थे वो अब सामने आ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत है। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने जांच पूरी करके चार्जशीट भी दायर कर दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन सीबीआई के इस दावे ने सभी को हैरान कर दिया कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग ही सीबीआई को सब बता रहे हैं। सीबीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ही केजरीवाल के खिलाफ सबूत ला के दे रहे हैं सीबीआई को, और यह बहुत बड़ा दावा है और इसने आम आदमी पार्टी में भी खलबली मचा दी। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और उसमें एक नाम बहुत ही चौंकाने वाला है और वो नाम है ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां यह हादसा हुआ। उसी के वहीं से विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे के बाद से ही दुर्गेश पाठक पर सवाल उठ रहे हैं और दुर्गेश पाठक के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी तो एलजी और बीजेपी की है। लेकिन दुर्गेश पाठक अब शराब घोटाले के आरोपों में भी फंसते दिख रहे हैं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट के मुताबिक दुर्गेश पाठक 2022 गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे। दुर्गेश पाठक पर शराब घोटाले का पैसा रिसीव करने का आरोप लगा। आरोप है कि दुर्गेश पाठक ने शराब कारोबारियों से कैश लिया था। उस कैश का पैसा आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इसी पैसे से आम आदमी पार्टी का गोवा में ग्राउंड लेवल पर काम मैनेज हो रहा था, यह आरोप लग रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां किसी नियम का पालन ही नहीं किया जा रहा। छात्रों की जिंदगी को खतरे में डालकर पढ़ाई की जा रही है। पतली और संकरी सीढ़ियों से छात्र कोचिंग जाते हैं और आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओल्ड राजेंद्र नगर ओवर क्राउडेड है और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कोचिंग वालों के पास कोई प्लान तक नहीं। देखिए जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए ये एक छोटा सा रास्ता है, करीब 1.5 फुट का ये रास्ता है और यहाँ से सीढ़ी ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो ऊपर जाते हैं और अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो बाहर निकलने की जगह जो है वो बिल्कुल नहीं बचती। मैं खुद यहाँ अगर चढ़ने की कोशिश करूँ तो ये खड़ा जीना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए सिर्फ यही जीना है और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अगर यहाँ पे कुछ भी हादसा हो जाए, जैसे पहले हमने देख चुके हैं कि मुखर्जी नगर इलाके में कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं और लोगों जो बच्चे हैं उनको निकलने के यहाँ पे जगह नहीं बचती। ना ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक है बल्कि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनके लिए भी खतरनाक है। यहाँ पर ओवर क्राउडेड है सब कुछ, मतलब अगर लोकल 75,000 है तो फुटफॉल यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिला के 4-5 लाख का फुटफॉल है। अगर कुछ भी हादसा हो जाए तो इस त्रासदी को रोकना किसी के बस की नहीं है। हम इस चीज़ के लिए करीब 1.5 साल हो गया हमारे को पुलिस अथॉरिटीज़ के पास भी, एमसीडी के पास भी जाके ये सब चीज़ उनको बतलाते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी को बस एक ही काम आता है, एलजी को ब्लेम, चाहे दिल्ली में लोग मरते रहें। और ये एक बार नहीं, हर बार की बात है। हर बार यही बहाना है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सारी पावर एलजी के पास है। जब एलजी से जुड़ा मामला ना हो तो हरियाणा पे डाल दो। जब पराली जलने का मामला होता था, पंजाब में अपनी सरकार नहीं थी तो पंजाब पे डाल दो। मतलब कुछ भी अपने पे सवाल आए तो ढूंढो, आसपास कोई तो होगा, उस पर फेंको, निकलो। लेकिन देखिए क्या हालत हो गई है दिल्ली की। पाठशाला में अगली क्लास, अखिलेश दिल्ली में। उधर यूपी विधानसभा में योगी ने चच्चा को गच्चा पर घेर दिया। लव जिहाद पर योगी का ऐसा प्रहार कि क्या अब धर्म परिवर्तन पर फुल स्टॉप लगेगा? अब इसका चल। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग ही रौले में। कल उन्होंने अखिलेश यादव की ओबीसी पॉलिटिक्स की पोल खोलने वाली धुलाई की थी। आज उन्होंने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा में अपनी बातों से रगड़ दिया। अखिलेश यादव इधर दिल्ली में इंडी गठबंधन के लिए माहौल बनाते रह गए, उधर लखनऊ में सीएम योगी ने पूरे समाजवादी कुनबे और इंडी गठबंधन की लाइन लेंथ बिगाड़ी। योगी आदित्यनाथ इंडी गठबंधन के हर नैरेटिव को फुल टॉस बनाकर सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं।
जो इंडी गठबंधन फेक नैरेटिव बनाकर योगी आदित्यनाथ की टीम में दरार डालने के सपने देख रहा था, अब योगी आदित्यनाथ उसी इंडी गठबंधन की दरार पर वार करने लगे, वो भी पूरी तरह बदले हुए अंदाज में। आज सीएम योगी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे के बहाने अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में माता प्रसाद पांडे से कहा कि उन्होंने नेता विपक्ष की कुर्सी के मामले में अखिलेश के चच्चा शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया। सीएम योगी के इस वार पर अखिलेश यादव किस तरह तिलमिला उठे और शिवपाल यादव ने क्या कबूल किया, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले जरा सीएम योगी को सुनिए। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अखिलेश यादव के चाचा पर सीएम योगी के इस बयान पर विधानसभा में खूब ठहाके लगे, लेकिन सीएम योगी का यह तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा, क्योंकि शिवपाल यादव जब सीएम योगी की बात का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो बातों बातों में पहली बार यह मान भी लिया कि वो 3 साल तक बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ के गच्चा वाले बयान पर शिवपाल यादव ने क्या बता दिया और किस तरह उनके बयान पर विधानसभा में ठहाके गूंज गए। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। अब शिवपाल यादव बाद में कितना ही घुमाए, शुरू में तो निकल गया कि 3 साल टच में थे, लेकिन गच्चा तो बीजेपी ने भी दिया। खैर, शिवपाल यादव सीएम योगी की जिस बात का जवाब दे रहे थे, सीएम योगी ने वो बात ऐसे ही नहीं कही। सीएम योगी के विरोधी पिछले 15 दिन से खूब प्रचार कर रहे थे कि यूपी में सब ठीक नहीं। योगी और उनके डिप्टी सीएम के बीच बहुत खटपट है, लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत खटपट है। अब इसी दांव से योगी ने भी अखिलेश और उनके चच्चा के मामले में लपेट लिया उनको कि चच्चा को गच्चे पे गच्चा मिल रहा है। लेकिन यह दांव अभी और चलने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार ये बोल रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब ठीक नहीं, एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं किया जा रहा। आज अखिलेश यादव तो दिल्ली में थे लोकसभा में, लेकिन अखिलेश ने यहां इसको फिर से उठाया इस मुद्दे को। देखिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। वैसे तो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं और जो वीडियो खूब चलाया गया था कि सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच नमस्ते नहीं हुई, वो बात झूठी निकली थी। ये हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया। लेकिन आज यूपी विधानसभा में चच्चा और गच्चा का मुद्दा क्यों उठा और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नेता विपक्ष पद के बहाने क्यों कहा कि अखिलेश के चच्चा शिवपाल हमेशा गच्चा खा जाते हैं, ये भी समझिए। दरअसल साल 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से सभी मंत्रालय छीन लिए थे। शिवपाल यादव के गुट के मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया था। शिवपाल के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी पद से हटा दिया गया था। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने शिवपाल यादव के खास लोगों को टिकट तक नहीं दिया। नाराज होकर शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी ही छोड़ दी थी। साल 2018 में अखिलेश यादव से मनमुटाव के बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई।
साल 2022 में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश और शिवपाल दोनों में मतभेद सामने आए। अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया, शिवपाल यादव ने खुलकर यशवंत सिन्हा का विरोध किया। शिवपाल ने अखिलेश पर सम्मान न देने के आरोप लगाए। अखिलेश ने कह दिया कि जहां ज्यादा सम्मान वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हालांकि इसी साल विधानसभा चुनाव में दोनों एक बार फिर साथ आए। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश और शिवपाल ने कई मौकों पर मंच शेयर किया। ऐसे में अटकलें लगने लगी थी कि अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद चाचा शिवपाल यादव को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अखिलेश ने अचानक माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। इसलिए आज सीएम योगी ने शिवपाल यादव को गच्चा दिए जाने की बात कही। अखिलेश यादव पर चाचा को गच्चा देने का आरोप सीएम योगी ने लखनऊ में लगाया, लेकिन इसकी टीस दिल्ली में मौजूद अखिलेश यादव के बयान में साफ थी। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए, फिर वही रटी रटाई बात करने लगे कि जो योगी के सहयोगी हैं वो गच्चा दे रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर आपको योगी आदित्यनाथ के उस एक्शन के बारे में बताऊंगा जिसने इंडी गठबंधन के और भी ज्यादा होश उड़ा दी। चाचा को धक्का गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। यानी दोनों तरफ से मामला चल रहा है, लेकिन इधर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता चच्चा गच्चा में उलझे रह गए। उधर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवैध धर्मांतरण पर नकेल कसने का पक्का इंतजाम कर दिया। यूपी विधानसभा में आज लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए नया बिल पास हो गया, जिसके कानून बनते ही लव जिहाद के मामले में शामिल लोगों को पूरी उम्र अब जेल में गुजारनी पड़ सकती है। यूपी में लव जिहाद को लेकर लाए गए नए कानून में किन चीजों को अपराध माना गया है वो आपको विस्तार से बताता हूं। पहला, पहचान छुपाकर शादी करना अपराध माना गया है। दूसरा, छुपकर धर्म परिवर्तन करना, यानी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। तीसरा, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, यह भी अपराध है। और बल प्रयोग से शादी करना, यह भी अपराध है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, यह भी अपराध की कैटेगरी में आ गया है। योगी सरकार की दलील है कि पुराने कानून की कुछ कमजोरियों की वजह से राज्य में अवैध धर्मांतरण के मामलों में रोक नहीं लग पा रही थी, इसलिए नए कानून में ऐसे सख्त प्रावधान किए गए हैं कि कोई अवैध धर्म परिवर्तन के बारे में सोच नहीं पाएगा। आप भी नए और पुराने कानून का अंतर समझिए। नया कानून कहता है कि दोषी पाए जाने पर अधिकतम उम्र कैद जो है वो पुराने कानून में अधिकतम 10 साल की थी, लेकिन नए कानून में अब ये जो है उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर अब दर्ज करा सकता है। पुराने कानून में था कि पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी रही थी। नया कानून कहता है कि लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट नहीं करेगी। पुराना कानून कहता है कि निचली अदालतों में भी सुनवाई हो सकती है। नया कानून कहता है कि लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। पुराना कानून कहता है कि सरकारी वकील को मौका दिए जाने का प्रावधान ही नहीं था। नए कानून के मुताबिक सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। पुराना कानून कहता है कि जमानत मिलने का प्रावधान था, यानी अब जमानत मिलना मुश्किल है, सरकारी वकील से को बिना सुने जमानत मिलना मुश्किल है, और अब कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि धर्म परिवर्तन को लेकर बनाए गए नए कानून में अलग अलग मामलों के लिए कितनी सजा तय की गई। जैसे नाबालिग SC/ST महिला के धर्म परिवर्तन पर पहले 2 से 10 साल की सजा थी और 25,000 का जुर्माना था। अब इसे 5 साल की उम्र कैद तक की 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा कर दिया गया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर पहले 3 से 10 साल की सजा मिलती थी और 50,000 का जुर्माने का प्रावधान। अब 5 साल से उम्र कैद तक की सजा है और 1 लाख का जुर्माना है। धोखे से धर्म परिवर्तन या शादी कराने पर पहले 1 से 5 साल की सजा थी और 15,000 का जुर्माना था। अब 3 से लेकर 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर पहले कोई प्रावधान ही नहीं था, अब उम्र कैद तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन इंडी गठबंधन के साथ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी ये एजेंडा फैलाने में जुट गए कि नया कानून मुसलमानों को डराने के लिए लाया जा रहा है। हर चीज में मुसलमान को डराने का मामला ये लोग ले आते हैं। जो लोग अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ के नए कानून पर सवाल उठा रहे हैं, उसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अवैध धर्मांतरण यूपी ही नहीं देश के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुका है।
हाल ही में यूपी में अवैध धर्मांतरण के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यूपी में भोले भाले गरीबों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर ऐसा ही धर्मांतरण जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान साफ कर चुका है कि यह गंभीर मुद्दा है और देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के बाद से अब तक यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध धर्मांतरण को लेकर 170 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें 700 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें धर्म परिवर्तन को लेकर बनाया गया कानून लागू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऐसे मामलों में गैंगस्टर एक्ट और दूसरी धाराओं में केस दर्ज करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इसमें तो धर्मांतरण की बात है। ये तो कहा ही नहीं गया कि हिंदू को मुसलमान या हिंदू को सिख या हिंदू को ईसाई या हिंदू को कुछ भी बनाने पर है। भाई कोई मुसलमान का भी धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको भी सजा होगी। हर चीज मुसलमान के अगेंस्ट कैसे हो जाती? आप ये सब समझते रहिएगा, लेकिन उससे अलग एक और चीज समझिए। अगला चैप्टर, 8,500 करोड़ की कमाई, बैंकों ने आपके अकाउंट से भी तो पैसा नहीं काट लिया है। इनकम टैक्स पर वो खबर जिसे देखकर बड़ा शौक लगेगा। अब इसका चैप्टर, यहां आम आदमी बजट में इनकम टैक्स में बड़ी छूट न मिलने की निराशा से उबर नहीं पाया और आज एक दूसरी ऐसी खबर आ गई जिसे सुनिएगा तो दिल बैठने लगेगा। आपने बूंद बूंद से सागर भरने की कहावत सुनी होगी, लेकिन बूंद बूंद वाला पैसा आपका होगा और सागर रूपी खजाना किसी और का भरेगा, यह आपने नहीं सुना होगा। लेकिन यह हो रहा है। सरकार तो भर भर के टैक्स वसूल ही रही है। आपके अपने दसियों खर्च है सो अलग, उधर आपके जो बचा हुआ पैसा है थोड़ा बहुत, उसे निचोड़ने के लिए देश के बड़े बड़े बैंकों ने अजब ही सिस्टम बना रखा है। आप ये तो जानते होंगे कि बैंक कहते हैं कि हमारे यहां खाता खोलना है, रखना है, तो इतना मिनिमम बैलेंस तो बैंक के अकाउंट में रखना ही होगा। लेकिन बॉस, उस मिनिमम बैलेंस के नाम पर ऑलरेडी मुनाफे में चल रहे बैंक कैसे आपकी थोड़ी सी बची हुई कमाई से भी और मुनाफा कमा रहे हैं, सुनिएगा तो सदमे में चले जाइएगा। आपको यह सुनकर बहुत तगड़ा झटका लगेगा कि देश की 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने के नाम पर पेनल्टी लगाकर करीब 8,500 करोड़ रुपए वसूले। 8,500 करोड़ रुपए। जैसे ही आपके बैंक खाते में से मिनिमम बैलेंस से राशि कम होती है, वैसे ही बैंक आपके खाते से पेनल्टी के रूप में कभी 100 रुपया, कभी 150, 250, जिसका जो चार्ज हो वो काट लेता है। और यही 100, 150 वाली बूंद बूंद से जो पेनल्टी इकट्ठा हुई है, उससे सरकारी बैंकों का खजाना 8,500 करोड़ रुपए भर गया। दूसरा शौक आपको तब लगेगा जब आप यह सुनेंगे कि ये कोई नुकसान में चल रहे बैंक नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोटा मुनाफा छापने वाले बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन कमाई का चुन्नू सा मौका छोड़ने को तैयार नहीं है वो। दरअसल संसद में आजकल बजट सत्र पर चर्चा चल रही है। इसमें एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी कि देश की 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नाम पर पेनल्टी लगाकर पिछले 5 साल में करीब 8,500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान 8,500 करोड़ रुपए की यह वसूली की। इसके अलावा पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38% बढ़ गई। और आपको यह चिंता हो रही होगी कि कहीं आपके अकाउंट से भी तो पैसा नहीं कट रहा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इन सरकारी बैंकों ने पिछले 5 साल में किस तरह पेनल्टी लगाकर 8,500 करोड़ रुपए की कमाई की, पहले यह समझिए। 2019-20 में इन बैंकों ने 1,738 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला कि भाई तुमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, इतना जुर्माना दो। 2020-21 में यह जुर्माने की राशि 1,142 करोड़ रुपए थी। 21-22 में बढ़कर 1,429 करोड़ रुपए हो गए। 22-23 में बढ़कर 1,855 करोड़ रुपए का जुर्माना इन लोगों ने वसूल लिया और 23-24 में तो 2,331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल लिया। यानी ये वो कमाई है जिसके लिए इन बैंकों को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मार्केटिंग पर भी कुछ नहीं खर्च करना पड़ा। जैसे ही बैंक के सिस्टम को पता चला कि आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस से पैसा कम हुआ है, वैसे ही अमाउंट खट से कट गया। काटते चले जा रहे हैं बॉस। अब जरा उन बड़ी सरकारी बैंकों के नाम भी सुन लीजिए जिन्होंने पिछले 5 साल में आपके खातों पर पेनल्टी लगाकर आप अपने खजाने भरे। इसमें 2019-20 से लेकर 2023-24 के दौरान पेनल्टी जो लगी, पंजाब नेशनल बैंक ने 1,538 करोड़ रुपए कमाए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,250 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक ने 1,466 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल ली।
कैनरा बैंक ने 1158 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया ने 827 करोड़ रुपए कमाए मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाकर। इसके अलावा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-20 में 640 करोड़ रुपए कमाए थे, क्योंकि इसके बाद एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी लगाना ही बंद कर दिया था। अब आप सोचिए कि अगर देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने पेनल्टी बंद ना की होती तो यह आंकड़ा कहां जाके रुकता। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि सरकारी बैंक पेनल्टी वाली ये कमाई तब कर रहे हैं जब इन बैंकों का मुनाफा 4 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में इन बैंकों ने किस तरह ताबड़तोड़ कमाई है, आप सुनिए, आपको हैरानी होगी कि बॉस ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर और आरबीआई इसको देखता क्यों नहीं है। सरकारी बैंक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन सरकारी बैंकों का आंकड़ा जिनका है वो है 12 सरकारी बैंकों की बात हो रही। मिनिमम बैलेंस को लेकर पेनल्टी जो है, ये इन्होंने पेनल्टी कितनी लगाई, 8,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल सकते हैं लोगों से कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो लाओ पैसा लो। 8,500 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में। और 2024 में आपको यह आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी बैंक का प्रॉफिट कितना था आपको पता है? इन सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट सुनिए अभी आप, 1,41,000 और 203 करोड़ रुपए, इतने मुनाफे में चल रहे हैं ये बैंक। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 4.5 गुना है। बॉस, आपका मुनाफा खत्म नहीं हो रहा और यहां आम आदमी जो है वो किसी तरह से थोड़ा पैसा बचाता है और वो भी जरा सा नीचे चले जाए तो आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे पैसा काट ले रहे हैं पेनल्टी लगाकर। आरबीआई क्या कर रही है बॉस? एसबीआई अगर मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी खत्म कर सकती है तो ये बैंक क्यों नहीं कर सकते? इतना ही नहीं, आम आदमी या मिडिल क्लास की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी वसूल ले रहे हैं। मिडिल क्लास जो कमा रहा है उसमें भी बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है, यानी कमाई पर टैक्स अलग और इस कमाई को बैंक में ना रखो, उसमें मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया तो बैंक की पेनल्टी अलग। मिडिल क्लास की हालत टैक्स देकर आज की डेट में क्या हो गई है, आप इसी से समझ लीजिए कि सरकार के डायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। भाई आप देखिए क्या हालत हो गई है, जो टैक्स सरकार वसूल रही है, टैक्स वसूली का आंकड़ा आपको बता रहा हूं और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बता रहा हूं कि सरकार ने क्या वसूली की है टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। अब इसमें आप देखिए जो ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्प टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला गया, उसके तहत जो सरकार को कमाई हुई वो हुई 11,32,000 करोड़ रुपए, 11.32 लाख करोड़ रुपए। और जो ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स यानी वो रकम जो आप और हम बढ़ते हैं, सैलरीड क्लास बढ़ता है, वो उससे सरकार ने कितना कमाया, 12 लाख करोड़ रुपए बॉस। यानी जो कंपनियां टैक्स भर रही हैं उससे ज्यादा सरकार को कमाई पर्सनल इनकम टैक्स से हो रही है, यानी आपके हमारे इनकम टैक्स भरने से हो रही है। और इसमें भी ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनकी कमाई 1 लाख से 10 लाख के बीच की है, क्योंकि 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाने वालों का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 38% है इस इनकम टैक्स में, 12 लाख करोड़। तो ये 38% निकालिएगा तो ये करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। तो जो लोग 10 लाख रुपए से तक कमा रहे हैं वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स में, जो पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। बॉस कुछ तो सोचिएगा, मतलब कमा कर लाओ तो पहले बड़ा हिस्सा सरकार को दे दो, उसके बाद बाकी का हिस्सा घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दो, और जब बैंक में कुछ बचे नहीं तो बैंक वाले पेनल्टी ठोक देंगे, तुमने खाते में पैसे क्यों नहीं रखे। गजब ही हिसाब चल रहा है बॉस, आदमी जिए कि क्या करे, कैसे? आप देखिए कि जिन सरकारी बैंकों ने यह पेनल्टी वसूली है कि वो खातों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर 500 से 2,000 रुपए रखवाती हैं, लेकिन ये लोग अपने खातों में इतनी मामूली सी रकम भी नहीं रख पा रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि लोग किसी काम के लिए ना निकाल रहे होंगे। अब इन लोगों से पेनल्टी भी वसूल ली जाए तो कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है उन पर, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है।
और मुझे उम्मीद है कम से कम सरकार तो सोचे, कम से कम आरबीआई तो सोचे कि वैसे ही आम आदमी के पास पैसा कम बच रहा है, उसको भी तुम मिनिमम बैलेंस के नाम पर उसमें पेनल्टी ठोक दो। क्या ही चल रहा है बॉस।